नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के विकास के बारे में। दरअसल जहां तक सड़कों की बात है, पूरे देश में हाईवे बहुत ज़बरदस्त हैं और उन पर गाड़ियां भी बहुत तेज़ दौड़ती हैं। तो आज हमारा विषय ये कि मध्य प्रदेश का विकास हाईवे पर चल रहा है, सर पर दौड़ रहा है। और उसमें ख़ास बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सहयोग है, उस सहयोग ने मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को और भी बढ़ा दिया है। कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आए थे धार में। बहुत सारी बातें उसमें हुई, उस पर हम नहीं जाना चाहते। कल काफ़ी कुछ मीडिया में भी इसमें कहा गया और अखबारों में छप गया है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स मीट हो रही हैं, हमने पहले भी इस बात की चर्चा की कि ये बहुत काबिल तारीफ़ है। पहले सारी इन्वेस्टर्स मीट मेट्रो सिटीज़ में होती थी, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में, इंदौर में हो जाती थी, ग्वालियर में होती थी, खजुराहो में होती थी। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने जो इन्वेस्टर्स मीट है उनको मेट्रो सिटी से हटाकर संभागों में लेकर आए, यानी एक पायदान नीचे, ताकि लोगों का उसमें संपर्क बढ़े और भागीदारी बढ़े। फिर बाद में उससे भी एक पायदान नीचे वो जिले स्तर पर इन्वेस्टर्स मीट को लेकर आए, ताकि जो जिले के लोग हैं, जो जिले में निवेशक है, छोटे बड़े, वो भी इसमें शामिल हो सके। कई बार छोटा प्लेयर बड़ा छक्का मार देता है। तो ऐसी उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश के विकास में हर एक तबके को जोड़ने की कोशिश की गई। आज हम इसी पर इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं कि मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में अब तक 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है। ज़मीन पर कितने उतरेंगे ये तो समय के साथ तय होगा, क्योंकि कोई भी निवेश प्रस्ताव आज प्रस्ताव मिले और कल काम शुरू हो जाए ऐसा नहीं होता। उसमें वक्त लगता है, स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर मशीनें लगती हैं, फिर लोगों की इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, भर्तियां होती है और उसके बाद काम शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि जो 35 लाख करोड़ के निवेश हैं वो 1.5 साल 2 साल के भीतर मध्य प्रदेश की ज़मीन पर उतरेंगे और यहाँ के लोगों की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पत्रकार साथी, कंसल्टिंग एडिटर INDU24 के श्री योगीराज योगेश जी। हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं दो हमारे पत्रकार साथी, गौरव चतुर्वेदी साहब जूम पर जुड़े हैं और डॉक्टर राहुल रंजन जी भी जूम पर हैं। आपका भी स्वागत है राहुल जी, और गौरव जी आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे रमेश सिंह जी, जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो रमेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। ये जो मामला है, इस बात की लोग प्रशंसा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। आज प्रशंसा इसलिए क्योंकि 35 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं अब तक के कार्यकाल में मोहन यादव को। कल जब वो जमीन पर नहीं उतरेंगे तो हम आलोचना भी इसी तरह इकट्ठे होकर करेंगे। अभी तो नरेंद्र मोदी आए थे, 75वीं सालगिरह कल उनकी मनी है। मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा कल अपने जन्मदिन का। आपको क्या लगता है कि जो आदिवासी इलाका है मध्य प्रदेश का, धार की हम बात करें, उससे जुड़ा झाबुआ भी है और कपास का बड़ा मामला है। इसके साथ साथ शहडोल की भी हम बात कर सकते हैं, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, यहाँ भी मोहन यादव की सरकार ने इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए, लोकल जो इन्वेस्टर्स है उसकी भागीदारी के लिए जो काम किए हैं, वो हमें लगता है कि अगर वो ज़मीन पर उतरते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ, अगर वो ज़मीन पर उतरते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कम से कम उद्योग के मामले में। पहले आपकी राय, फिर मैं आऊँगा रंजन जी की तरफ और गौरव जी की तरफ। देखिए राघवेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये जो समिट्स जो हो रही हैं, शुरुआत में तो इनको लेकर बहुत सारे सवाल हुए और ये था भी कि साहब ये तो पहले से भी होती रही, लेकिन इसमें होता क्या है। शिवराज जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुई और उसके जो रिजल्ट आए उसमें कई तो अच्छे थे लेकिन कुछ खट्टे भी थे। तो वही सवाल अभी भी गूंज रहे थे कि क्या होगा। लेकिन आप ये देखिए कि इन 20 महीने का कार्यकाल देखें यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव का, तो आप मोटा मोटी दो ही बड़े सौगातों की यदि आप जिक्र कर लें जी। अभी तक तो ये था कि MOU होते थे और कई तो बंद ही हो जाते थे। जैसे शिवराज जी के समय अनिल अंबानी ने यहाँ पे पीथमपुर के पास बड़ा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट लगाने का उन्होंने करार किया था, ज़मीन भी उनको अलॉट हो गई थी, लेकिन वो वहीं ठप हो गया। तो ऐसे कई जो MOU होते हैं वो ठप भी हो जाते हैं। लेकिन अभी कम कार्यकाल में यदि दो बड़े आपको प्रोजेक्ट दिख रहे हैं, जैसे एक रायसेन के
उमरिया में जो रेल कोच फैक्ट्री बनाने का शिलान्यास किया सरकार ने, और कल जो प्रधानमंत्री यहाँ आए और एक बड़ी सौगात टेक्सटाइल पार्क की। ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं, और आप ये देखिए कि ये दोनों प्रोजेक्ट वो हैं जो बिल्कुल जनता से जुड़े हैं, जनता के निजी प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल। जैसे कपड़े का मामला, रोटी कपड़ा मकान तीनों पे पूरा का पूरा जीवन टेका है। और मालवा निमाड़ में यदि कपड़े का इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, तो मालवा निमाड़ तो पहले से ही कपड़े का माना ही जाता था। यहाँ पे चाहे ओंकारेश्वर की साड़ियाँ हों, चाहे इंदौर की मिल्स हों, ये बहुत बड़ा सेक्टर था पहले। अब ये बीच का महेश्वर की साड़ियाँ, महेश्वर की साड़ियाँ, तो बीच का कुछ समय ऐसा आया कि मालूम पड़ा कि कपड़े के यही मिल ही बंद हो गई। लेकिन यदि सरकार ने दोबारा से ये शुरू किया, और एक बात और ही अच्छा है कि वो जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो कपास का सेक्टर है, और यहाँ का कपास दुनिया में सब ज़्यादा यदि किसी कपास की डिमांड है तो मालवा निमाड़ के कपास की डिमांड है। और वहाँ यदि इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है, अब दावे तो बहुत हैं, जैसे 3 लाख करोड़ के आसपास वहाँ लोगों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन कुछ ना होने से ये बताने के लिए सरकार के पास अभी हो गया कि जो बार बार सवाल उस पर उठ रहे थे कि केवल आप एमओयू करते रहेंगे या कुछ देखेगा भी, तो ये 2 बड़ी सौगात तो अब दिखने लगी हैं। बिल्कुल। एक उमरिया रायसेन में जहाँ कोच फैक्ट्री, और सबसे प्रमुख बात यह राघवन जी कि ये दोनों चीज़ें पूर्णतः स्वदेशी टेक्निक पे हैं। उमरिया का जो रेल कोच फैक्ट्री के जो कोच यहाँ बन रहे हैं पूरी तरह से इंडिजीनियस हैं, और ये कोच विदेश में जाएंगे। तो ये भी एक जो भारत सरकार का जो सपना है, आत्मनिर्भर भारत का जो केंद्र सरकार बार बार बात करती है, स्वदेशी का जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, उसके भी बहुत करीब है। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि 35 लाख करोड़ का आपने बड़ा फिगर आपने बता के रखा है कि 35 लाख करोड़ के आसपास के निवेश हमारी जेब में है सरकार की, पर आपको अब ये हर महीने किसी न किसी को आपको बताना पड़ेगा कि अब आपने इन प्रस्तावों को क्या किया, और जो बड़े प्रोजेक्ट है वो कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और कब पूरे होंगे। बिल्कुल। देखिए, अभी तो हम कह सकते हैं हनीमून पीरियड है, 2 साल का वक्त अभी गुजरा है, 20 महीने का वक्त गुजरा है, 2 साल में भी 4 महीने बकाया है। तो अभी तो आप निवेश लेकर प्रस्ताव है, इसी में हम खुश हो रहे हैं। लेकिन कल लोग ये भी सवाल करेंगे कि वो निवेश जो प्रस्ताव लेते हैं उसमें काम कितना हुआ। प्रस्ताव तो हर आदमी जोश में आता है और कहता है कि 50,000 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। अडानी अंबानी से लेकर कई लोग इसमें आए। आपने जिक्र किया पुराने शिवराज जी के मामले में अनिल अंबानी ने निवेश की बात की, ज़मीन भी दी और वो हुआ नहीं। लेकिन अब खास बात यह है कि इस बार के जो निवेश हो रहे हैं उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री की सीधी भागीदारी है, उनकी सीधी दिलचस्पी है, अमित शाह की दिलचस्पी है। अब केंद्र सरकार में आप बीजेपी के 2 स्तंभ हैं, सबसे बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उसके बाद संगठन के अध्यक्ष हो जाते हैं और फिर बाकी लोग। तो 4 स्तंभ पर जो पार्टी और सरकार टिकी उसमें तो 2 स्तंभ तो सक्रिय हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल वही है कि ये जो हाईवे पर दौड़ रहा है मध्य प्रदेश के विकास के वादे और जो निवेश प्रस्ताव, रंजन जी, अगर इन निवेश प्रस्तावों में आप ये मानिए कि भ्रष्टाचार के गड्ढे, अफसरशाही का स्पीड ब्रेकर नहीं हटे, तो फिर ये गति जो हमको दिख रही है 35 लाख करोड़ की, इसमें भारी गिरावट भी आ सकती है। ये निवेश है, अभी ये मध्य प्रदेश में पैसे आ नहीं गए हैं। अगर करप्शन का मामला कम होगा, अगर नौकरशाही का मामला घट जाएगा, तो ये निवेश की रफ्तार और तेज हो जाएगी। आपकी राय? आंकड़ा बहुत बड़ा है, 35 लाख करोड़ 20 महीने में। प्रधानमंत्री की भागीदारी हो रही है, अमित शाह इसमें आ रहे हैं, राजनाथ सिंह रायसेन में आए थे जब वो रेलवे कोच फैक्ट्री के उसकी बात जब हुई शिलान्यास की। तो चीज़ें बहुत सारी है, सपने बहुत सारे, काम बहुत है, लेकिन उसमें हर्डल्स भी हैं, बाधा भी है, और बाधा है भ्रष्टाचार और नौकरशाही की। आपकी राय? फिर मैं आऊँगा गौरव जी की तरफ। देखिए राघवन जी, 2 चीजें होती हैं, एक तो राजनीति करना और राजनीति में इच्छा शक्ति होना। तो 2 साल के अंदर कम से कम एक इच्छा शक्ति तो दिखाई दी मोहन यादव में। 2 साल का वक्त बहुत अधिक वक्त नहीं होता, लेकिन एक राजनेता करता क्या, उसकी सोच जिस तरीके से चलती है। यदि मुख्यमंत्री ने ये सोचा है कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास होना है, तो वो राजनीतिक स्तर पर अपने प्रयास करता है। तो यदि उन लाखों रुपए लेकर के आ रहे हैं निवेश के लिए, तो देखिए मुख्यमंत्री को काम नहीं करना है। ये हमेशा की एक समस्या रही है कि नौकरशाही को काम करना है। राजनेता सिर्फ लेके आता है, एक स्थान बना देता है, या फिर यहाँ वहां से लेकर के सारी जुगाड़े करके इकट्ठी कर देता है।
जो फाइलें दौड़ना है वो नौकरशाहों के माध्यम से, टेंडर होना है नौकरशाहों के माध्यम से, व्यवस्थाएं होना है नौकरशाहों के माध्यम से। तो अक्सर देखिए कि पुराना जो भी हमारा ये इन्वेस्टर मीट का जो भी अनुभव रहा है मध्य प्रदेश का, वो यही रहा है कि एमयू साइन हो जाते हैं। योगी राज जी बिल्कुल सच कह रहे हैं कि एमयू साइन हो जाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता। जमीनें उद्योग, देखिए उद्योगपति अपने स्वार्थ से आता है, राजनेता अपने स्वार्थ से रहता है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि क्या उस प्रदेश के लोगों का हित हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि मुख्यमंत्री के दिमाग में ये चीज चल रही हो, मना स्थिति उनकी बनी हो कि जी इस प्रदेश के युवाओं का और उस सेक्टर्स का, जिन जिन सेक्टर्स में कल्पना की जा रही है कि यहाँ कपड़ा उद्योग लग जाएगा, यहाँ कोच फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, तो ऐसी तमाम चीजें यदि युवाओं को देख करके तय की जा रही हो, योजनाएं बनाई जा रही, तो उसी हिसाब से नौकरशाहों को भी सचेत करना होगा। क्योंकि उद्योगपति इन नौकरशाहों से ज्यादा सियाना है, वो अपने फायदे नफा नुकसान को पहले लेकर के चलता है। तो इस नफा नुकसान और राजनीतिक इच्छा शक्ति, इनके बीच में जी एक सेतु बनाना पड़ेगा, जिससे कि काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल। नहीं तो कितनी भी बड़ी योजनाएं लेके आ जाइए, ये धरातल पर नहीं उतरती, कुछ समय के बाद में फ्लॉप हो जाएगा। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि आज तो हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, और 1 साल 2 साल के बाद में हम खुद बैठ करके इसी चैनल पे कहेंगे कि साहब ये चीजें जो है ध्वस्त हो गई, क्यों हो गई, कि नौकरशाहों ने इसको पतीला लगा दिया। तो ये चीजें तो सामने आएंगी। तो मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन नौकरशाहों के ऊपर यदि नकेल नहीं कसेंगे, जी तो जिस भ्रष्टाचार की आप चर्चा कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार की भेंट कई योजनाएं और कई तमाम बहुत बड़े उद्योग यहाँ से नदारद हो गए, बिल्कुल। चले गए, अपनी सुविधाएं ले गए। तो ये चीजें तो राजनीति, उद्योग, उद्योगपति और बिल्कुल नौकरशाह, राहुल इन जी, तीनों का गठजोड़ है। मैं जी लौटूंगा आपके पास। ये जो गठजोड़ हमारा, इस पर भी फोकस है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी है अनुराग जैन, वो दिल्ली से ट्रेंड होकर आया, मैं ऐसा मानता हूँ। वो यहाँ चीफ सेक्रेटरी बनने के पहले मोदी जी की सरकार में वो उन्होंने काम किया है, तो ऐसा माना जाता है कि वो एक तरह से अघोषित रूप से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मुख्य सचिव का काम देख रहे हैं। तो नौकरशाही ठीक से काम करे और करप्शन घट जाए, मैं खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये हो जाएगा तो फिर माना जाएगा कि मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के बीच अच्छा तालमेल है और काम ठीक हो रहा है। गौरव जी, दरअसल बहुत सारी बातें सब लोग करते हैं। उद्योग के मामले में दक्षिण भारत में उद्योग चले जाते हैं, उद्योग कर्नाटक में बेंगलोर में जाता है, हैदराबाद में जाता है, फिर गुजरात अहमदाबाद में जाते हैं, मारुति की फैक्ट्री वहाँ लग जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता, मेरा एक काल्पनिक सवाल इसको मान सकते हैं कि कोई ये कहे कि देश भर के जो राज्य हैं उद्योग लगाना है तो मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार कम है और नौकरशाही, जो नौकरशाही है वो जिसे कहते हैं ना कि लिखा पढ़ी वाले गड्ढे या ब्रेकर नहीं बनाती है, एक कानूनी खानापूर्ति बहुत बारीक चीज़ होती है, उससे अलग हटके वो काम कर रही है। अगर जाना है तो मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ बहुत कुछ ठीक है उद्योग के लिए। आपकी राय, क्या ऐसा शब्द सुनने को मिल सकता है जो कुछ घटित हो रहा है? जी, मैं इसके पहले अपनी एक और बात कहना चाहूंगा जी कि मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 20 सालों में जितना निवेश हुआ है या जितने औद्योगिक निवेश की बातें हुई हैं, अगर वो ईमानदारी से हो जाता तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या आज की तारीख में जो 9 करोड़ है, वो 9 करोड़ की बजाय लगभग 22 करोड़ के आसपास पहुंच जाती। इतने लोगों को रोजगार मिल जाता, कम से कम 7-8 करोड़ लोगों को, और 7-8 करोड़ लोगों के जो परिवार हैं वो भी उनके साथ रह रहे होते, तो लगभग 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो सकती थी। दूसरी बात, आप अन्य राज्यों में उदाहरण की बात करें तो अन्य राज्यों के भी कमोवेश हालात यही हैं। आपको स्वयं पता है कि मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में बेरोजगारी का स्तर क्या है। आपको यह भी पता है कि पूरे देश में औद्योगिक निवेश किस तरीके से आमंत्रित किए जाते हैं, किस तरीके से एमओयू किए जाते हैं और किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। आज तक कहीं पर भी जमीनी स्थिति को अगर देखें तो वास्तविक और सही तरीके से औद्योगिक निवेश नहीं आया है। हर जगह की स्थिति बहुत खराब है। जो मध्य प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के मामले में कभी 5वीं पायदान पर मानी जाती थी, मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ जो नौकरशाही हुआ करती थी उसमें 5वें स्थान पर आती थी, और ये दौर था लगभग 90 के आसपास का। 1990 तक की ये स्थिति थी कि कुछ अच्छे बहुत बढ़िया नौकरशाह मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, जिनकी धमक होती थी, जिनकी बातचीत को
पूरा देश के नौकरशाह मानते थे, सुनते थे, समझते थे। जी आज हालात बिल्कुल उलट हैं। आज अगर हम नौकरशाही की बात करें तो मध्य प्रदेश अंतिम पायदान में कहां होगा ये हमें और आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका वजह है कि जो अधिकारी और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रखे हैं उन्हें अब कोई भी प्रदेश नहीं तोड़ सकता है। एक उदाहरण और बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी ने तो सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि 40% बजट का हिस्सा योजनाओं में कमीशन खाने में चला जाता है। तो ये तो वस्तु स्थिति सरकार के ही मंत्री ने कही थी और वो भाजपा सरकार के ही मंत्री थे। जी तो जो वातावरण बना हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज होना चाहिए था, सड़कों पर बुरी तरह गड्ढे हैं। आप चाहे शहर की सड़क में चले जाएं, आप गांव की सड़क में चले जाएं, जल की स्थिति हर गांव में और शहरों में खराब है। कोई बहुत अच्छा पेयजल नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य की स्थिति आपके सामने है कि इंदौर के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एमवाय हॉस्पिटल में बच्चों के अंग कुतर जाते हैं चूहे, और अन्य जिलों पर ये घटना घटित होने के बाद तो पूरे मध्य प्रदेश के जो अस्पताल है वहां पर भी चूहे जैसे ही दिखते हैं तो लोग अपना वीडियो बनाकर अपनी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो वस्तु स्थिति है। इस वस्तु स्थिति में हम कैसे मान लें कि जो औद्योगिक निवेश शिवराज जी के टाइम आया था या जो औद्योगिक निवेश की बात मोहन यादव जी कर रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से धरातल पर उतर पाएगा। और बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो या बात अमित शाह जी की हो, जो डायरेक्ट नियंत्रण रखने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इवेंट बनाने के लिए आते हैं और इवेंट बना के चले जाते हैं। देखिए, हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि मोदी जी का एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर वो मध्य प्रदेश के विकास पे खुद का ध्यान लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो खाने पीने का मामला वो घटेगा। दूसरी बात यह कि सरकारी स्तर पर निवेश नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। तो जो अस्पतालों की दुर्दशा है वो 50 साल पहले भी वैसी थी, आज भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने थे SR मोहंती, वो पहले कभी कलेक्टर इंदौर भी हुआ करते थे और उन्होंने भी वहाँ एमवाय से चूहे हटाने का अभियान शुरू किया था और उस समय भी चूहे खत्म हो गए थे। लेकिन आप देखिए कि फिर 30 साल बाद चूहे वापस लौट आए। तो सरकारी सेक्टर का तो भगवान मालिक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो निवेश करने वाला है कम से कम सरकारी महकमा उसको मदद करे। करप्शन, ऐसा मैंने आपसे चर्चा में शुरुआत में कहा था कि ऐसा कोई दिन आएगा जब लोग बोलेंगे कि अगर निवेश करना है तो मध्य प्रदेश जाइए, क्योंकि वहाँ की नौकरशाही बड़ी पॉजिटिव है, मदद करती है। और करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की भले ही बात करें, लेकिन 10-5% करप्शन से काम चल जाता, 40% से मामला नीचे की तरफ आया, यानी करप्शन घटा है। तो ये अगर चीज़ें हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो निवेश आ रहा है वो निवेश भले ही कम ज़्यादा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की वाहवाही और प्रतिष्ठा देश में हो सकती है कि वहाँ करप्शन कम है, गवर्नेंस ज़्यादा है। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, कृषि के क्षेत्र को थोड़ा सा छोड़ा जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर के मामले में जो चीज़ें हैं, हम मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं उस पर सरकार काम करे तो बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में हो सकती है। यहाँ का चावल बहुत मशहूर है, यहाँ का शरबती गेहूँ बहुत मशहूर है। शिवराज जी की सरकार में इसमें बड़ी मेहनत हुई थी। टमाटर की यहाँ हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की दाल बड़ी मशहूर है, पिपरिया दाल, जो पूरे देश में जानी जाती है। तो कम से कम एग्रीकल्चर के मामले में भी जो स्थिति है प्रोसेसिंग यूनिट की, उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 80% आबादी खेती पर निर्भर है और मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। रमेश सिंह जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, पहले मैं इस पर कह लूं, ये भ्रष्टाचार की जो भी बात हुई थी जी। तो मेरा विश्लेषण यह है कि भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, लेकिन सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे, इसे बाईपास करके और औद्योगिकीकरण को गति दे सकती। और इसके लिए क्या करना होगा, आप नौकरशाही पे डिपेंड करेंगे, औद्योगिकीकरण कभी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पैसे लेने से मतलब होता है, उन्हें विकास का मतलब नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को ये करना होगा कि पहले वो अपने टारगेट फिक्स कर लें कि किन किन क्षेत्रों में हमें औद्योगिकीकरण हब बनाना है, वो बार बार यात्राएं करें। दूसरी बात यह है कि सांसद, विधायक और जो मंत्री है इन्हें एक्टिव करें, इनकी जिम्मेदारी फिक्स करें, इनके टिकट और इनके जो मुख्यमंत्री जो विभाग से काम होते हैं, ये लोग काम लेके जाते हैं, उसको इससे जोड़े कि भाई आपको ये काम, इतना काम करके देना होगा हमारा, तभी आपके टिकट भी मिलेगा आपको और आपके काम भी होंगे और आप जो कमाई करना चाहते वो भी होगी। तो वो नौकरशाही पे
सांसद, विधायक और मंत्री एक प्राथमिकता के तौर पर दबाव दें, इसमें खुद पहल करें, तब ये औद्योगिकरण की जो रेल है, गति है, ये बन पाएगी। वरना नौकरशाही को मैं समझता हूँ इनको कोई मतलब नहीं होता क्षेत्र के विकास से, वो अपनी कुर्सी तोड़ते हैं। दूसरी बात आपने कही कि कृषि क्षेत्र की, तो मैं ये मानता हूँ जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जो एक अभी पार्क बनाने की घोषणा की है बदनावर पे, इससे कृषि क्षेत्र में जो कपास है उसको बहुत, जो कपास का उत्पादन है जब लोकल में खपेगा वो, तो इसकी मांग जो भाव के लिए किसान परेशान होता था वो अच्छा भाव मिलेगा, और इसका जब उत्पादन अच्छा होगा तो मांग भी बढ़ेगी और इसका किसान को लाभ भी होगा। रमेश जी मैं एक मिनट रुकूंगा, गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गौरव जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कपास है, स्थानीय कपास वहां पर बहुतायत में मिल जाएगा। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार का एक उदाहरण बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में 1.5% कपास पर टैक्स है, महाराष्ट्र में 30 पैसे और गुजरात में 50 पैसे है। ऐसी स्थिति में जो मध्य प्रदेश का कपास है वो गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में चोरी छिपे चला जाता है। किस प्रकार से आप वहां पर अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे? सरकार को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि कपास के टैक्स को कम करना होगा, नहीं तो ये जो इंडस्ट्रीज लगने जा रही है ये वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। ठीक, रमेश जी बात पूरी करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जैसे मोहन यादव ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया है विकास का विकेंद्रीकरण, और ग्रामों की तरफ जो पिछड़े क्षेत्र है उनकी तरफ इसे फोकस करना बहुत अच्छी चीज है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो आम आदमी है, जो दूरस्थ, जो बड़े बड़े शहरों से दूर रहने वाले लोग हैं, उनका शहरों की तरफ पलायन होता है, वो रुक जाएगा। जब विकास के केंद्र जिस जगह बन जाते हैं तो विकास की एक बहुआयामी धारा बन जाती है। आपका दुग्ध उद्योग वहां बढ़ने लगता है, कृषि उद्योग में भी जो वैरायटी है वो बढ़ जाती है। भोजन की तरह तरह लोकल का जो भोजन है वो, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जो रेगिस्तान में केकड़ी जैसी चीजें जो कभी ऊंट और बकरियां खा जाते थे, आज उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई। तो अगर लोकल जो पिछड़े क्षेत्रों में विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी को, इतना आसान नहीं है भाई। बड़े क्षेत्रों में निवेश तो आसान है, लेकिन जैसे खंडवा है या ये जो निमाड़ के क्षेत्रों में जो अभी कोशिश कर रहा है, ये पिछड़े क्षेत्र है। यहाँ ना तो नौकरशाही की इच्छा शक्ति काम करती, ना लोकल जो सांसद विधायक है उनकी इच्छा शक्ति काम करती, और ना जो निवेशक है उनका मन होता। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर हो तो वो केंद्र बन जाते हैं, और फिर ये एक विकास की ऐसी धारा। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल इसमें एक चीज और है। आपने एक बात कही कि विधायक, मंत्रियों और सांसदों की इसमें भूमिका तय कर दी जाए तो मुझे लगता है कि करप्शन की एक विंडो और खुल जाएगी। विधायक, सांसद महोदय तो सिर्फ वोट का काम करें। इस पूरे मामले में मेरी निजी राय ये है, हालांकि ये राय का मामला भी जो है वो कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मेरी निजी राय ये कि अगर प्राइवेट सेक्टर को ही इस काम को सौंप दिया जाए और उनकी मदद करें सरकारी अधिकारी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग निवेश करने आ रहे हैं वही अपने साधनों सुविधाओं का इंतजाम करें, सरकार उसकी व्यवस्था कराए। बहुत कोई अगर अनड्यू डिमांड हो उसको भले ही रोक दें। अगर इसमें जो जुमला चल रहा है कि मिलकर काम करें, नौकरशाही प्राइवेट सेक्टर और सरकार में बैठे सीएम, तो स्थिति बेहतर हो सकती है। अभी योगीराज जी, मध्य प्रदेश में जो प्रमुख सचिव हैं उद्योग के, राघवेंद्र कुमार सिंह मेरी नाम राशि है, मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले मनीष कुमार सिंह हुआ करते थे, मनीष सिंह, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उस लेवल पर तो ईमानदारी से काम हो रहा है, मेहनत हो रही है। लेकिन जब नीचे चीज़ जाती है, एमपी एसआईडीसी तरफ जब जाते हैं, मध्य प्रदेश उद्योग की तरफ, तो फिर वहाँ करप्शन के एक तरह से पुल खुल जाते हैं। खिड़की दरवाजे तो छोड़िए। आपकी छोटी सी टिप्पणी इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कि दूध का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूध भी एक इंडस्ट्री के रूप में काम हो सकता है, चाहे वो सहकारी क्षेत्र में कराएं या प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि दूध नकली बहुत आ रहा है। हर चीज़ नकली हो रही है। दूध के बाई प्रोडक्ट, आप घी की बात कर लें, आप दही की बात कर लें, आप पनीर की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि गौवंश या दूध का मामला भी एक बड़ा मामला हो सकता है, और डॉक्टर मोहन यादव की उसमें दिलचस्पी भी है। योगीराज जी, 2-3 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। सरकार कोई भी आती है तो उसके पास इसको ये सोचना पड़ता है कि अब हम करेंगे क्या। आप कृषि के क्षेत्र में 6-6, 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीत गए, आपने कृषि में झंडे गाड़ दिए, लेकिन अब कोई नया आया और उसने यदि कोई दिशा पकड़ी। भाई इंडस्ट्री के मामले में इतना पहले निवेश को लेकर इतना कोई काम नहीं हुआ, एक बात। दूसरी, मध्य प्रदेश में अभी इंडस्ट्री आई नहीं, समय का। हाँ, निश्चित तौर पर ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा
इसको तो दूर होना ही चाहिए, उस पर काम होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में जितनी सरकारें हैं, बताइए वहाँ हिमाचल में क्या हाल है निवेश के, कर्नाटक में निवेश के क्या हाल है। तो एक मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक स्थिति इसलिए बनी है कि वो जो इंडस्ट्रियल के मामले में सरताज जो स्टेट थे वह सेचुरेशन की स्थिति, बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश के लिए सुअवसर भी है। ये जरूर जो शॉर्ट कमिंग है, ये खामियां हैं, उनको दुरुस्त करना ही होगा। बिल्कुल। राहुल जी कुछ कहेंगे, समय खत्म हो चला है, 2-3 वाक्यों में। थोड़ा सा एक चीज है कि राघवन जी, बड़े उद्योगों से उतना भला किसी स्टेट का नहीं होता। एक याद होगा आपको कि बहुत पहले ये बात चली थी कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट 2-4 वाक्यों में छोटी छोटी जिले जिले में बनना चाहिए, जी। उस पर थोड़ा फोकस रहे ना, तो मैं समझता हूं कि यदि शहर से लेके गांव की ओर उद्योगों को ले जाने की जो सोच है या कल्पना है, तो मैं समझता हूं कि वहां का किसान, वहां के युवा, गौरव जी कुछ कहेंगे? रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। जी गौरव जी, कोई टिप्पणी? विभिन्न स्तरों पर टैक्सेशन को कम करना अगर सरकार कर लेगी तो मुझे लगता है कि ये औद्योगिक निवेश जो आ रहा है वो वाकई में पनप जाएगा। रमेश जी कुछ कहेंगे आप? 2-3 राघवन जी, मेरी ये राय है कि जो डेयरी उद्योग है इसकी बहुत व्यापक संभावना है। इससे गरीबी भी दूर होगी, आम आदमी का जो छोटा आदमी है उसके पास पैसा भी आएगा, और ये एक ऐसा धंधा है जिसमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर भ्रष्टाचार कम हुआ, नौकरशाही थोड़ी सी सकारात्मक हो जाए, तो सरकार के सारे सपने भले पूरे ना हो लेकिन जनता के सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दखल बढ़ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब न खाऊंगा न खाने दूंगा का मामला भी आगे बढ़ेगा और करप्शन थोड़ा सा घटेगा। चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, राहुल जी, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।